लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। बैटल ऑफ बेगम्स का अंत, नहीं रही खालिदा जिया। अमित शाह ने कर दी कांग्रेस की तारीफ। और T20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, हैरी ब्रूक होंगे कप्तान। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका में निधन हो गया। वे 80 साल की थीं और पिछले करीब 20 दिन से वेंटिलेटर पर थीं। लंबे समय से वे कई बीमारियों से जूझ रही थीं। खालिदा जिया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहीं और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थीं। उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष और विरोधों से भरा रहा। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उन्हें पाकिस्तानी सेना ने नजरबंद किया था। उनका भारत के प्रति रुख अक्सर टकराव वाला रहा। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने और 1972 की मैत्री संधि को आगे बढ़ाने का विरोध किया था। बेगम जिया के निधन पर निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और लोकतंत्र की स्थापना में मजबूत योगदान देने वाली नेता बताया। हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसे कठिन समय में उनका जाना बांग्लादेश की स्थिरता के लिए बड़ा झटका है। देश के निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गौरतलब है कि दोनों नेताओं की दशकों पुरानी कट्टर प्रतिद्वंद्विता रही, जिसे बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता था। देश की राजनीति में उठापटक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। दरअसल बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस की तारीफ कर डाली। शाह ने कोलकाता में कहा कि ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों के शासन से पहले बंगाल की आमदनी देश से ज्यादा थी और राज्य हर क्षेत्र में आगे था। शाह ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन शायद उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ बेकाबू हो चुकी है और राज्य सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC के 15 साल के शासन में जनता भय के माहौल में जी रही है और विकास पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर शाह ने संदेशखाली और आरजीकर मामलों का हवाला देते हुए कहा कि ममता सरकार महिलाओं की रक्षा करने में नाकाम रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें महाभारत के पात्र शकुनी का चेला दुशासन करार दिया और भाजपा नेताओं की तुलना दुर्योधन के दुशासन से की। बांकुड़ा जिले में एक जनसभा में ममता ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रापोल और आंदल में जमीन उपलब्ध कराई है। भाजपा चुनावों से पहले लोगों को परेशान करने के लिए SIR का इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि शाह ने बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाने का वादा किया है। उनका आरोप है कि TMC सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी और घुसपैठ को बढ़ावा देकर वोट बैंक बढ़ाने का काम किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो ग्रामीण भारत की जीवन रेखा माने जाने वाली मनरेगा योजना को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, जो करोड़ों वंचित परिवारों को गरीबी की ओर धकेलने वाला षड्यंत्र है। अपने एक्स पोस्ट में गहलोत ने कहा कि UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता से 2005 में लागू हुई ये योजना कानूनी सुरक्षा कवच बनकर लाखों परिवारों को गरीबी से उबारने वाली साबित हुई थी। उन्होंने नई योजना में 60:40 फंडिंग पैटर्न को राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए इसका विरोध किया। साथ ही खेती के व्यस्त मौसम में योजना बंद करने के प्रावधान को मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति कुचलने वाला करार दिया।
गहलोत ने राजस्थान में मनरेगा की सफलता का हवाला देते हुए इसकी बहाली की मांग की और नई योजना को गरीब विरोधी बताया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी केएमओयू की एक बस करीब 160 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा भिकियासैंण रामनगर मार्ग पर शीलापानी विनायक क्षेत्र के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ। बस द्वाराहाट भिकियासैंण बासोट होते हुए रामनगर जा रही थी, तभी सैलापानी बैंड के पास ड्राइवर ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य चलाया गया। घायलों को भिकियासैंण सरकारी अस्पताल और रामनगर रेफर किया गया है, जबकि गंभीर हालत में 2 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। बस 28 सीटर थी। इधर मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के बाहर वेस्ट की एक बस ने 13 पैदल यात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने HAL के नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव NG को हरी झंडी दिखाई। उड़ान से पहले मंत्री ने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठकर इसके सिस्टम और फीचर्स की जानकारी ली। ध्रुव NG एक 5.5 टन का हल्का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसे अब तक केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आम नागरिक इसे मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन, दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी और आपदा राहत में उपयोग कर सकेंगे। भारत में वर्तमान में केवल 300-400 सिविल हेलीकॉप्टर ऑपरेट हो रहे हैं, जबकि अमेरिका में 12,000, ब्राजील में 2,500 और चीन में 1,200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। मंत्री नायडू ने कहा कि बड़ी आबादी और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए भारत में इस सेक्टर के तेजी से बढ़ने की संभावना है। Civil aviation. And one of the most important steps, the foundation steps that we are taking here today is through Dhruv NG, which is a light helicopter that we are today, which can be configured for multiple purposes, for offshore operations, for medical ambulances, for tourism purposes, for VIP operations or regular travel to remote areas. So there are multiple options and multiple potential that is originating in the country. Right now we are at the stage of... राजस्थान सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव के निर्देश के अनुसार अब सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों को एसिड अटैक पीड़ितों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला दिया गया है जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। यही नहीं, इसी महीने एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था, जिसमें पीड़ितों के इलाज की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया था। भारतीय शेयर बाजार में वर्ष के आखिरी कारोबारी सत्र में उतार चढ़ाव के बाद बेंचमार्क सूचकांक सपाट बंद हुए। विदेशी फंडों के लगातार रकम निकालने और कम कारोबार के कारण निवेशक सतर्क रहे। BSE सेंसेक्स 20 अंक यानी 0.02% गिरकर 84,675 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 3 अंक यानी 0.01% की गिरावट के साथ 25,939 पर पहुंचा। धातु क्षेत्र में मजबूती दिखी। हिंदुस्तान कॉपर 8.94% चढ़ा, जबकि जहाज निर्माण और रियल्टी शेयरों में कमजोरी बनी रही। M&M 2% बढ़ा, लेकिन आइशर मोटर्स 2% गिरा। इंग्लैंड ने भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यों की टीम की घोषणा कर दी है। युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को पहली बार वैश्विक टूर्नामेंट में कप्तानी सौंपी गई है। चोट से उबर रहे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि वे जनवरी में श्रीलंका दौरे की T20 सीरीज से बाहर रहेंगे। एशेज में लगातार प्रदर्शन के बाद जोश टंग को पहली बार सफेद गेम की टीम में जगह मिली है। टीम में जोस बटलर, फिल सॉल्ट, सैम करन, आदिल रशीद जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। ब्राइडन कार्स केवल श्रीलंका दौरे के लिए चुने गए हैं। इंग्लैंड ग्रुप C में वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली के साथ है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।